नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस के अनुसार हम पढ़ रहे थे, भाग ब के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बात हम कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आज हम भाग 5 पढ़ेंगे। भाग 5 अर्थात संघ, यानी कि जो संघ सरकार का जो ढांचा है, संघ का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम जो है अभी टू द पॉइंट बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक हमने जो 4 भाग पढ़े हैं उनका सिर्फ 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हमने पढ़ा, तो उसके अनुच्छेद कितने से कितने तक हैं? 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, उसके बाद में हमने भाग 2 पढ़ा नागरिकता, जिसके अनुच्छेद 5 से 11 तक संबंधित है। भाग 3 हमने उसके बाद पढ़ा, भाग 3 में मूल अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और उनका उल्लेख अनुच्छेद आपका 12 से लेकर 35 के मध्य किया गया है। ठीक है, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद वो है, एक तो है 13 और एक अनुच्छेद 32, क्योंकि अनुच्छेद 13 न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। अर्थात यदि हमारे संविधान, हमारे जो मौलिक अधिकार, जो हमारे संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, यदि वो किसी भी रूप से बाधित हैं, वो प्रॉपर रूप से लागू नहीं हो पा रहे, उनके हमारे हनन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अनुच्छेद 32 के आधार पर तो हम सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे और अनुच्छेद 226 के आधार पर हम हाई कोर्ट की शरण लेंगे दोस्तों। इसी के बाद हमने आगे बात की भाग 4 हमारा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम कहते हैं डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये थे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अब इनकी भी हम बात करें तो मुख्य रूप से सभी अनुच्छेद इसमें जो हैं आपके, वर्तमान में सरकार जब भी किसी नीति का निर्माण करती, जब भी कोई कानून बनाती है, तो मुख्य रूप से वो ध्यान रखती है कि वो इन्हीं अनुच्छेदों का अनुसरण करते हुए कानून का निर्माण करे। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है वर्तमान में चर्चित है अनुच्छेद 51। हमारी जो विदेश नीति वो किस पर निर्भर करती है? वो अनुच्छेद 51 पर निर्भर करती है। और अनुच्छेद 51 क्या कहता है? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना में अभिवृद्धि करेगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, हमने बात की भाग 4 कै। भाग 4 कै, देखो कै मतलब बाद में जोड़ा गया, और बाद में कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 4 कै जोड़ा गया, और जिसका संबंध अनुच्छेद 51 कैसे है। वर्तमान में उसमें मूल कर्तव्य हैं, और हमारे वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्य हैं टोटल हमारे 11। ठीक है, ये भी वर्तमान में चर्चित है। क्यों? क्योंकि सरकार बार बार आपको अपने कर्तव्यों को याद करने की दुहाई देती है कि आपका कर्तव्य है आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, 3 गज की दूरी का पालन करें। इस प्रकार के स्टेटमेंट समय समय पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाते हैं। और राजस्थान में तो कोरोना जागरूक अभियान भी राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो अब आज हम बात करेंगे भाग 5 की। ठीक है दोस्तों, मोटे मोटे तौर पे हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया। इससे क्या होता है कि हमारी मेमोरी बूस्ट होती है, फास्ट होती है। अगर आप किसी चीज़ को मेमोराइज करते हैं, 1-2 बार अभी पढ़ा होगा, तो आपको देखना, जैसे मैंने मूल अधिकार लिया, आपके मन में बहुत सारे अनुच्छेद जो आपको याद थे वो सारे धीरे धीरे करके एक एक आगे होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे भाग 5 की। तो देखो दोस्तों, भाग 5, भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में संघ है, या हम यूं कह सकते हैं कि संघ सरकार है। और भाग 5 संघ और संघ से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, ये हमें याद रखना है। ठीक है, भाग 5 से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? 52 से लेकर 151 तक है। भाग 5 में क्या है? संघ। संघ किस भाग में है? भाग 5 में। संघ से संबंधित अनुच्छेद 52 से 151। ये लाइन आप थोड़ा याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा सा वो 4 भाग दे देगा और कहेगा अनुच्छेदों को सम्मिलित करो, दैट्स इट। ठीक है, तो थोड़ा इतना ध्यान रखना आपको। इसके बाद में हम बात करें, देखो अब इस संघ सरकार को हम पढ़ेंगे, तो मैं इसको पढ़ने की दृष्टि से, जिससे हमें आसानी से याद हो सके, तो मैं इसको 3 टुकड़ों में विभाजित कर लेता हूं। देखो, इसको मैं नाम देता हूं संघ सरकार। नाम क्या दिया मैंने? संघ सरकार। अब देखो, संघ सरकार के अनुच्छेद 52 से 151 तक हैं, लेकिन मैंने इसको 3 टुकड़ों में बांट लिया भाई।
सबसे पहला जो टुकड़ा है यदि मैं कहूं यहां पर, तो इसको हम कह देते हैं कार्यपालिका। भैया आपको इतना याद रखना, संघ सरकार, देखो सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग, तो तीनों अंग में यहां लिख रहा हूं। पहला कार्यपालिका, नंबर दूसरा व्यवस्थापिका, और नंबर 3 न्यायपालिका। ठीक है। अब यहां आपको एक बात याद रखनी है, जैसे ही कार्यपालिका आया तो आपको याद रखना कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर आपका 78 तक है। ठीक है। आगे हम बात करें, जैसे हम व्यवस्थापिका की बात करेंगे तो व्यवस्थापिका के अनुच्छेद 79 से शुरू होंगे और 1, 2, 3 तक चलेंगे, 123 तक चलेंगे। इसके बाद में हम बात करें न्यायपालिका, तो न्यायपालिका की जब आप बात करेंगे तो आपके अनुच्छेद 124 से शुरू होंगे, 147 तक चलेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर 147 तक आपने अनुच्छेद 52 से लेकर बता दिया कि आर्टिकल 52 से लेकर 147 तक तो आपने कंप्लीट करवा दिया, लेकिन 148 से लेकर 151 तक क्या है? तो देखो दोस्तों, यहीं पे एक और बात की गई जिसकी हम बात करें तो उसको हम कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग भी कहते हैं। सभी लोग जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं उस समय क्या होता है, ये कैग है। ठीक है। इससे संबंधित अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। आपको यहां ये ध्यान रखना है। ठीक है। सरकार के 3 अंग हैं, आपको मुख्य रूप से याद रखना है। आपको कैग अपने आप याद आ जाएगा अंतिम रूप से 148 से लेकर 151 तक। ठीक है। इसमें भी यही विशेषता है, आपको जैसे याद करना है, कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से शुरू होती है, व्यवस्थापिका आर्टिकल 79 से शुरू होती है, न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से शुरू होती है। क्योंकि अब देखो न्यायपालिका 124 से शुरू होगी तो न्यायपालिका से पहले क्या है, व्यवस्थापिका, वो कहां तक होगी, 123 तक। ठीक है। अब इसके बाद में जैसे आप इधर आओगे वापस कि भाई व्यवस्थापिका कितने शुरू हुई, 79 से, तो कार्यपालिका कहां समाप्त हो रही है, 78 पे। ऑटोमेटिकली आगे पीछे के अनुच्छेद याद रह जाएंगे। अब आपको पता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 के मध्य होगा, पढ़ लिया। अब आपको जनरली याद हो जाएगा दोबारा जब आप पढ़ेंगे इसको। तो न्यायपालिका कहां तक होगी, 147 तक। यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, इन चारों के प्रारंभिक अनुच्छेद याद रखने हैं, तो अंतिम अनुच्छेद अपने आप अपने सामने निकल के आ जाएंगे। ठीक है। देखो बहुत सारी चीजों को रटने से और पढ़ने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा पढ़े। मैं हमेशा से कहता हूं दोस्तों, टुकड़ों में पड़ी हुई चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। और ये देखो मैं टुकड़े ही तो कर रहा हूं, संघ सरकार को मैंने 3 टुकड़ों में बांट दिया, अभी देखना है इसको और टुकड़ों में बांटूंगा, काफी अच्छे से समझ में आएगा, आप देखिएगा अभी। अब मैं ये बात करूं कार्यपालिका। पहली बात तो संघ सरकार के अधीन कौन कौन आता है, तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सब लोग आते हैं। लेकिन अगर वो पूछ ले कि कार्यपालिका संबंधित अनुच्छेद 52 से 78, व्यवस्थापिका से 79 से 123, न्यायपालिका से 124 से 147, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के 148 से 151 के मध्य होंगे। इसके बाद में अब अगला सवाल हमारा अगर वो पूछेगा और अगला सवाल हमारा बनता है तो ये बनता है कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है। देखो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले शामिल होते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। देन उसके बाद इसी कार्यपालिका के अंदर आते हैं उपराष्ट्रपति। इसी कार्यपालिका के अंदर आएंगे आपके प्रधानमंत्री और साथ में उनकी मंत्री परिषद। अब इसकी बात अगर हम बात करें आगे तो अंतिम रूप से इसमें कौन शामिल होगा, महान्यायवादी। ठीक है। तो देखो दोस्तों हमसे सवाल पूछता है कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी, जिसको आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर कहेंगे और मिनिस्टर्स कहते हैं इनको। ठीक है। इसके बाद में जो है ये आपका क्या हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब हम इसके बारे में भी यदि हम बात करें तो वो यहां इनसे संबंधित अनुच्छेद पूछेगा। ठीक है। तो उसको भी हम कैसे पढ़ सकते, पहला तो हमारा हो गया। अब ये एक बात याद रखना, कार्यपालिका में निम्न में से शामिल नहीं होता है,
इस प्रकार के अधिक सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखो दोस्तों, एग्जाम में सवाल कौन सा मिलता है, निम्न में से शामिल नहीं है, या तो आपको ये मिलेगा, नहीं है तो मतलब 4 में से एक ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यदि वहां पर ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपसे इस प्रकार का सवाल पूछता है कि भाई कार्यपालिका में निम्न में से कौन कौन शामिल हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और उसके बाद में 1 2 3 1 2 1 व 4 और 1 2 3 4 इस प्रकार के ऑप्शन आपको अलग से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उस समय हमें ये जो संपूर्ण जानकारी है ये काफी मदद प्रदान करती है। उस समय हमें उस जो है क्वेश्चन को डिकोड करने में, यानी कि उसका जो आंसर देने में हमें काफी मदद करता है ये। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करें राष्ट्रपति। यदि देखो राष्ट्रपति के संदर्भ में हम बात करें तो राष्ट्रपति से हम बात करें तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 है। इसी के बाद में अगर बात करूं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तो अनुच्छेद 74 है और उसके बाद में 75 भी इन्हीं से संबंधित है। हालांकि और भी अनुच्छेद है लेकिन हमें याद रखना है 74 75। क्यों? क्योंकि इसमें तो इनका जो प्रावधान किया गया है उसमें इनकी नियुक्ति है। 75 में इनके बारे में नियुक्ति, शपथ, वेतन का जो प्रावधान है वो 75 में। इसके बाद में आर्टिकल में 76 में क्या है, महान्यायवादी है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, बच्चे कहते हैं सर हम कैसे, आपने अनुच्छेद 52 याद किया, 52 से आपको सिर्फ इतना याद रखना भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद में देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, +11 करना है। जैसे आप +11 करेंगे कितना हुआ 63, और देखो 63 में भी आपको फिर आपने क्या किया +11, +11 किया तो क्या हुआ 74। अब यहां आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों, राष्ट्रपति यदि आपने याद कर लिया, यदि भारत के राष्ट्रपति को आपने याद कर लिया कि अनुच्छेद 52 में ही भारत का राष्ट्रपति है, बस उसके बाद में अगर आप पूछे कि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है तो आपको क्या करना है, उसमें केवल 11 जोड़ने हैं। आपको याद रखना है 11 जोड़ा उपराष्ट्रपति का पद आ जाएगा। 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। अगर हम आगे बात करें, वो कहेगा कि प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान है या प्रधानमंत्री होगा, ये कहां है, ये आर्टिकल 63 कहता है, सॉरी आर्टिकल 74 कहता है। तो आपने जैसे 63 में +11 किया तो कितना आ गया 74। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लंबे समय तक ये अनुच्छेद याद रहेंगे। अब आपसे वो पूछे कि उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कहां से शुरू होते हैं, शुरू होते हैं 63 से, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद जहां से सबसे पहले उसकी पद की बात की जाएगी। अब आपसे पूछ ले राष्ट्रपति के अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं, तो हमें सीधा सा मालूम पड़ गया 52 से 62 तक मुख्य रूप से शामिल हैं। हालांकि बाद वाले आखिरी जो अनुच्छेद है वो भी हैं संबंधित, लेकिन मुख्य रूप से कौन से हो गया 52 से 62 तक सभी अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान करते हैं। क्योंकि वो आपसे फिर क्या पूछेगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है। तो हमारे दिमाग में पहला ही कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया कि 52 से लेके 62 तक तो सारे किसके हैं, राष्ट्रपति के। तो सारे अनुच्छेद रटने नहीं पड़ेंगे ना। ठीक है दोस्तों, देखो कंसेप्ट वाइज हम पढ़ते हुए चलेंगे, कंसेप्ट वाइज समझते हुए चलेंगे। आप लोग वीडियो पूरा देखा करें और वीडियो अंत तक देखा करें, ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हमें उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी और हम सदैव उन भ्रांतियों में फंसे रहेंगे जिनसे हम बचपन में फंसे हुए। मुझे मैथ से डर लगता है, मुझे इंग्लिश से डर लगता है। कभी ट्राई करके देखो, धीरे धीरे सब आने लगता है। ऐसा कोई सब्जेक्ट ऐसा थोड़ी है कि आपको काट लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे आपको पता है आर्टिकल 74 75 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से अगला अनुच्छेद किसका हो जाएगा, महान्यायवादी का। तो आपके यहां पे सारे कंफ्यूजन्स उम्मीद करता हूं सारे क्लियर हो गए होंगे, आपको एक ही बार में सारी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद में हम आगे इधर बात करने वाले हैं राष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले देखो आप यहां एक और देख लो, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो व्यवस्थापिका का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूं। व्यवस्थापिका का मतलब क्या होता है, संसद। व्यवस्थापिका का मतलब क्या होता है, संसद। अब देखो व्यवस्थापिका का मतलब संसद होता है, तो आपको यहां याद रखना है इस संसद में कौन कौन शामिल होता है। देखो राष्ट्रपति का उल्लेख सदैव पहले होगा, ये याद रखना, लेकिन मैं अंतिम रूप से लिख रहा हूं। ठीक है, याद रखना। देखो राज्यसभा,
लोकसभा और राष्ट्रपति। देखो मैंने राष्ट्रपति को अंत में इसलिए लिखा कि कोई भी प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों से पारित होने के बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। तो हमें यहां समझने की दृष्टि से काफी सहायता प्रदान होगी और राष्ट्रपति उस पर अंतिम रूप से जब हस्ताक्षर करता है तभी तो वो एक अधिनियम, एक कानून, एक्ट बनता है। इसीलिए मैंने राष्ट्रपति को अंत में लिखा। ठीक है, तो अब यहां पर संसद। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई कैसे, कौन से अनुच्छेद किसमें है, कौन सा किसमें प्रावधान है। तो देखो इसका भी एक माध्यम है। देखो आपको सिर्फ यहां इतना याद रखना है, सरला। क्या याद रखना है? सरला। तो देखो से तो संसद हो जाएगा, रे से राज्यसभा हो जाएगा और ला से लोकसभा हो जाएगा। और आपसे मैक्सिमम वो ये 3 अनुच्छेद पूछता है राजस्थान पुलिस में, 79, 80 और 81। बस अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। यानी कि ये 3। देखो अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि एक संसद होगी और संसद में कौन कौन होंगे? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख कहा गया अनुच्छेद 80 में। यानी कि एक राज्यसभा होगी, उसका गठन कैसे होगा कि साहब उसका गठन 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं उसमें। ठीक है, जो राज्यों से, संघ राज्य क्षेत्र से होंगे वो बैठेंगे, उनका चुनाव वगैरह जो सारी संरचना इसमें है। लोकसभा में कितने सदस्य होंगे, उसकी जो सदस्य संरचना वगैरह है वो सारी कहाँ है? अनुच्छेद 81 में। अर्थात अनुच्छेद 80 और 81, अनुच्छेद 80 राज्यसभा से और अनुच्छेद 81 लोकसभा से संबंधित है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं आपको यहां पे थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो दोस्तों, आपको ये पता है कि आप न्यायपालिका 124 से याद करेंगे, तो न्यायपालिका के हम बाद में आराम से बात करेंगे। इसी प्रकार नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के भी हम आराम से बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम जो सवाल बनते हैं वो इसी पोर्शन में बनते हैं। कार्यपालिका में और व्यवस्थापिका में सबसे अधिक सवाल आपके पूछे जाते हैं। इसका कारण देखो, पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम है जिससे हम वास्तविक रूप से परिचित होते हैं वो यही है। देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। आप देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी कोई स्टेटमेंट देते हैं, जैसे 26 जनवरी पे हमेशा राष्ट्रपति स्टेटमेंट देते हैं, कोई विशेष चीज होता है, अनुबंध होता है, संधि की कुछ भी किया, तो उस समय राष्ट्रपति का नाम हमेशा चर्चा में रहता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, तो राज्यसभा की कार्रवाई में जब हम भाग लेते हैं तो इनका नाम भी मुख्य रूप से सभापति के रूप में जब काम करते हैं तो ये चर्चा का विषय बने रहते हैं। ठीक है, किसी प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं, वाद विवाद हो जाता है कि साहब इन्होंने प्रस्ताव क्यों खारिज कर दिया। विपक्ष हमेशा जो है कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। देखो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री तो सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला व्यक्ति है, आप समझ सकते हैं, सबसे अधिक केंद्र बिंदु है। यानी कि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही ये सारी चीजें घूमती हैं। इसका कारण क्योंकि हमारे यहाँ वास्तविक जो कार्यकारी अधिकारी है वो कौन है, वास्तविक जो कार्यकारी प्रधान है राष्ट्र का वो कौन है? प्रधानमंत्री। अर्थात वर्तमान में देखो चाइना से जो हमारा क्लेश चल रहा है उसमें हमारे प्रधानमंत्री लेह लद्दाख जाकर आए हैं अभी, तो इससे क्या हुआ? सैनिकों के मनोबल में वृद्धि हुई साहब, मीडिया स्टेटमेंट दे रहा, बहुत सारी चीजें बोल रहा है। ठीक है, तो केंद्र बिंदु में कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने चीन को दिया करारा जवाब, आप न्यूज़ देखते होंगे, टैगलाइन देखते होंगे, तो ये चीज़ें जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं यहां से, आप याद रखना ज्योग्राफी में अगर कोई भी एग्जाम होगा ना तो याद रखना लद्दाख और जम्मू कश्मीर से 1 या 2 सवाल ज्योग्राफी के पक्के आएंगे। भले वो पहाड़ियों से आओ, भले वहाँ की नदियों से आओ, ठीक है, या वो करंट अफेयर्स में पूछ सकता है गलवान घाटी में किन 2 देशों के सैनिकों के मध्य झड़प हुई, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा पूछेगा, वो पूछ लेगा गलवान घाटी में कौन सी नदी बहती है, समझ रहे हैं? मतलब कुछ भी सवाल वो पूछ सकता है। एक बात याद रखना, मोटा सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि भारत को जो है जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, लद्दाख में कितने जिले हैं। इस प्रकार के भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफी की दृष्टि से सवाल बनते हैं आपके। और हमारे क्या बनते हैं कि साहब लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, लद्दाख के सांसद कौन है, लद्दाख में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, लोकसभा की कितनी सीटें हैं। इस प्रकार के सवाल हमारे कहाँ राजनीति विज्ञान में बनते हैं दोस्तों। तो इन सभी के भी मैं वीडियोस लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, एक एक चीज पर हम बात करेंगे बिल्कुल खुलकर, बिल्कुल नहीं घबराएं, आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका की, अब हमने बात कर ली इधर संसद की। देखो
महान्यायवादी क्यों चर्चा में रहता है? महान्यायवादी इसलिए चर्चा में रहता है, देखो महान्यायवादी को मुख्य रूप से मैं बताऊं तो ये भारत सरकार के वकील के रूप में काम करता है। सीधी सी बात है, एक शब्द में आप समझो, भारत सरकार का वकील। अब देखो, आपका वकील किस काम आता है भाई? आपके ऊपर किसी ने कोई केस कर दिया, कोई कुछ दायर कर दिया, तो आप अपने वकील को लेकर कहां जाते हैं? कोर्ट में। इसी प्रकार भारत सरकार पर यदि किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी संस्था ने, किसी राज्य ने यदि केस कर दिया है, तो भारत सरकार की तरफ से कोर्ट में जवाब कौन देगा? महान्यायवादी, अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देगा। ठीक है, 2 लाइनों में आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, इसके बारे में खुल के बात करेंगे, मैं एक एक टॉपिक के बारे में। अभी हम मोटे मोटे तौर पे देखें। इसके बाद में आप देखो संसद इसलिए क्योंकि देखो कोई भी एक्ट बनता है, कानून बनता है, अधिनियम बनता है, तो वो कहां से पारित होकर आके बनता है? संसद से। अर्थात कोई संविधान संशोधन होता है तो वो भी कौन करती है? संसद। तो इसलिए संसद भी हमेशा चर्चा में रहती है। ठीक है, और राजस्थान में इसलिए चर्चा में है क्योंकि कोटा से लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में विराजमान है श्री ओम बिरला जी, तो ये हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल बनना स्वाभाविक है, फिक्स है। राजस्थान के एग्जाम में संसद से हमेशा सवाल बनेगा, और वो भी मैक्सिमम लोकसभा से सवाल बनने के ज़्यादा चांसेज है। इस बार राज्यसभा से बनने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपको भी ये पता है वर्तमान में जिस परिदृश्य में आपका जो है लद्दाख और वो जम्मू कश्मीर और इधर से आपका जो है दमन और दीव, दादरा नगर हवेली का जो पुनर्गठन हुआ है उसके लिए। अब देखो सरला, आपने याद कर लिया संसद, राज्यसभा और लोकसभा। न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147 तक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 तक। ठीक है, अब आप इधर वापस आ जाइए, यहां पर राष्ट्रपति। अब आप कहेंगे सर राष्ट्रपति को कैसे याद रखें, लंबे समय तक राष्ट्रपति के प्रावधान कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे, तो मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं। ठीक है, देखो मैं यहां आपके सामने सीधा अनुच्छेद लिख रहा हूं, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद है इसमें। ठीक है, 53 में आपकी जो है कार्यपालिका शक्तियां हैं। क्या हैं? कार्यपालिका शक्तियां हैं। ठीक है, इसी के साथ हम बात करें तो आपका जो है अनुच्छेद 54 में आपका निर्वाचक मंडल है। 55 में आपकी निर्वाचन प्रक्रिया है। अनुच्छेद 56, तो 56 में आप बात करेंगे कार्यकाल, या हम उसको कह सकते हैं पदावधि। राष्ट्रपति की जो पदावधि है उसके बारे में बात की गई। आर्टिकल 57 यदि मैं आपसे बात करूं तो 57 क्या कहता है? यहां पर 57 प्रावधान करता है पुनर्निर्वाचन का। (58) बात करता है योग्यताओं का, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी उनकी बात करता है। अनुच्छेद 59 जो आपकी जो है शर्तों की बात करता है कि भाई क्या शर्तें होंगी। अनुच्छेद 60 शपथ की बात करता है, और अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया की बात करता है। ठीक है, देखो उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 62 जो बात करता है, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, शर्तों के बाद में आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, बोर्ड काफी नीचे तक लंबा है। देखो 60 में क्या है? शपथ। और 61 में क्या है? महाभियोग प्रक्रिया। और 62 अनुच्छेद 62 जो ये आपका कह रहा है, अनुच्छेद 62 इस बात का प्रावधान करता है दोस्तों कि जो किसी विषम परिस्थिति में, कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद पर जो व्यक्ति काम करेगा वो कितने समय तक करेगा। दूसरी चीज, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो पद पर रहते हुए कितने समय में पूर्ण कर लिया जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कब पूरा हो जाता है। यदि किसी परिस्थिति में, किसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो कितने महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए, तो 6 महीने में चुनाव होने चाहिए, यहाँ प्रावधान है। और जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा, हालांकि जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं, अधिकतम कितने महीने करेंगे, तो वो अधिकतम 6 महीने काम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम यहाँ बात करने वाले हैं, जैसे हम बात करें तो हम इसको कह सकते हैं शर्त, भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, पद रिक्ति की बात यहां पर चलेगी, पद रिक्त। ठीक है, अब देखो, अब आपके मन में सवाल उठता है कि सर हम इसको कैसे याद करेंगे, काफी लंबे समय तक कैसे याद रहेगा,
इसका कुछ सिस्टम या कोई ट्रिक वगैरह, देखो उसकी बात कर लेते हैं हम। पहले हम उसी की बात करेंगे ताकि आपको क्या है कि फिर मन में क्या संशय रहता है बच्चे के, हमेशा स्टूडेंट्स को हमेशा ही रहता है। देखो अब ये आपने अगर लिख लिया हो तो मैं इसको मिटा दूं, इधर इस वाले पोर्शन को छोड़कर वो वाला पोर्शन हम बाद में बात करेंगे। तो अगर आपने नहीं लिखा है तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको मिटा दूं। तो मिटा देता हूं दोस्तों। देखो अब देखो, अब इसकी एक ट्रिक के तौर पे हम इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा याद कर लेते हैं कि भाई किस प्रकार से जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और देखो राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसकी आप इसको ट्रिक भी कह सकते हैं और शुरू से जो है इसी ट्रिक का जो अनुसरण करते हैं। वैसे भी आपको अनुच्छेद वैसे भी याद हो सकते हैं, इसमें कोई वह नहीं है, आप डेली 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। देखो लेकिन फिर भी पापी पेट ने क्यों कोई शर्त रखी, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हालांकि आप इसको याद रख सकते हैं, इसके साथ ही आ जाएगा। देखो पी से प्रेसिडेंट यानी कि आपका जो है कौन होगा, राष्ट्रपति, ठीक है। पी से पावर यानी कि शक्ति, तो राष्ट्रपति की शक्ति की बात हो गई। ई से इलेक्शन यानी कि निर्वाचन, ठीक है, तो यहां पे जो है आपका निर्वाचन जो मंडल होगा उसकी बात चल रही है। पी से आप सीधा प्रक्रिया याद रख सकते हैं, प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, यानी कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसकी। टी से टेन्योर यानी कि जो टी से है कार्यकाल, टेन्योर का मतलब क्या होता है, कार्यकाल डिसाइड हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ई से आप बात करें एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, इसके बाद में हम बात करें योग्यता नहीं है यहां पर, ई से हाँ एलिजिबिलिटी यानी कि जो आपका जो री इलेक्शन जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात करें पुनर्निर्वाचन, ठीक है। क्यू से क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता, कंडीशन यानी कि शर्त, औत यानी कि शपथ, और आई से इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। देखो दोबारा देखो दोस्तों, पापी पेट ने क्यों कोई शर्त रखी, दोबारा देखें, पापी पेट ने क्यों कोई शर्त रखी, ठीक है। इसको आप 2-3 बार याद करना, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। देखो अनुच्छेद आपका, देखो यहां 52 की बात की गई है, पूरा आपके सामने पूरा का पूरा जो है पूरा का ये देखो, तो आपको जैसे ही याद रखना है। अनुच्छेद 52, यदि बात करूं मैं अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन, ठीक है। एलिजिबिलिटी इसको हम कहते हैं, यानी कि ठीक है पुनर्निर्वाचन जो होगा वापस लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता चुनाव, तो ये आपका आर्टिकल 57 में काउंट होगा। इसके बाद में हम बात करें योग्यता, तो आर्टिकल 58, शर्त आर्टिकल 59, शपथ आर्टिकल 60, और जो है इसके बाद में महाभियोग आर्टिकल 61। इसके बाद में मैंने आपको कहा शर्त यानी कि जो पद खाली है उसकी बात कहाँ गई है, आर्टिकल 62। उम्मीद करता हूं आपको सारे अनुच्छेद याद हो गए होंगे। एक बार आप इधर देख ले वापस, यहां पहले आप अनुच्छेदों को जब पूरा पढ़ेंगे तो उसके बाद में जब आप यहां पढ़ेंगे तो ही आपको एक ट्रिक समझ में आएगी। इसीलिए पहले मैं एक बात कहता हूं दोस्तों, ट्रिक आपको पढ़नी चाहिए, याद रखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रिक तभी कारगर होगी जब उस विषय से संबंधित आपने संपूर्ण जानकारी पढ़ रखी है, क्योंकि ट्रिक उस विषय वस्तु को समेटने का काम करती है, सार का काम करती है। और अब आपने ट्रिक तो बना ली तो उसको वापस डिस्क्राइब भी तो करना पड़ेगा ना,
और डिस्क्राइब करने के लिए आपको सारी जानकारी पता होना आवश्यक है। तो यदि आप ये पूरी जानकारी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आपको ट्रिक याद होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जब आपने डिटेल में पढ़ा तभी आपको ये ट्रिक पूरी याद रहेगी और तभी आपको ये अनुच्छेद पूरे याद रहेंगे। और फिर इन अनुच्छेदों में क्या क्या बात कही गई है, क्या क्या बात लिखी गई है, वो भी आपको तभी याद रहेगी जब आप वो पूरी पढ़ पाएंगे। लेकिन यदि आपने इधर पूरा पहले पढ़ लिया फिर आपने ट्रिक के माध्यम से याद किया तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहा होगा। अभी हम और आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले एक बार हम आर्टिकल्स को वापस देख लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां जिसको हम कहते हैं संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियां, अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेंगे, अनुच्छेद 55 निर्वाचन प्रक्रिया यानी कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत गुप्त मत प्रणाली के माध्यम से जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। इसके बाद में हम बात करें जो आपका कार्यकाल टेन्योर यानी कि राष्ट्रपति जिस तिथि को पद धारण करता है उससे लेकर आगामी पूरे 5 वर्ष तक के लिए वो पद पर कायम रहता है। ठीक है, वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस तिथि को पद धारण किया था, 25 जुलाई को पद धारण किया था। ठीक है, अभी हम बात करें तो आगे देखो आपका जो है पुनर्निर्वाचन, यदि पुनर्निर्वाचन की हम बात करें तो जो आप उसकी जो एलिजिबिलिटी है वापस वो चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता, तो हमारे संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है दोस्तों। अब हम बात करें इसके बाद में आगे आप जो है अनुच्छेद 58 योग्यताएं क्वालिफिकेशंस की बात की गई। क्वालिफिकेशंस में है कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इसके अंदर क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहली, भारत का नागरिक होगा। दूसरी, यदि हम बात करें यहाँ पर तो वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और तीसरी, हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। 35 ईयर्स का होगा तभी वो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है। इसके बाद हम बात करें आपका जो है आर्टिकल 59 जिसकी हमने अभी बात की शर्तों के बारे में। शर्त क्या है कि वह लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, और भी इसमें कंडीशंस हैं जो हमारा आर्टिकल 59 पढ़ेंगे उस समय काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे दोस्तों। आइए इधर देखते हैं, हम बात करें। ठीक है, आर्टिकल 60 यानी कि हम बात करें शपथ का प्रावधान। ओथ, शपथ। देखो, भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या लेता है, शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश यदि नहीं है उस कंडीशन में जो भी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का अन्य उपलब्ध न्यायाधीश होगा उसके समक्ष भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। दूसरी चीज, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कौन सी अनुसूची के अनुसार करेंगे। देखो, शपथ का प्रावधान अनुसूची 2 में था। ठीक है, तो अनुसूची 2 के अनुसार क्या करेंगे अनुसूची 2 में क्या है आपका जो है, हाँ, अनुसूची 2 में किसका प्रावधान है, शपथ का प्रावधान है। अनुसूची 2 में वेतन का प्रावधान है और अनुसूची 3 में किसका है, शपथ का प्रावधान है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद राष्ट्रपति के जो शपथ ग्रहण करेंगे इसका उल्लेख वहाँ नहीं किया जाकर कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 60 में ही किया गया है, क्योंकि वहाँ पर किस किस की शपथ का उल्लेख है। अनुसूची 3 के अंदर यदि हम बात करें तो जब आप देखते हैं सबसे पहले संघ के मंत्री यानी कि वहाँ मंत्रियों की शपथ का प्रावधान है, और यहाँ किसका है, राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान कहाँ है, कहाँ नहीं है, अनुसूची 3 में नहीं है। आपको दोस्तों विशेष तौर पे याद रखना, अनुसूची 2 में वेतन है, अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान। कारण क्या है, इसका मैं एक क्वेश्चन बना के आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, क्योंकि वो आपसे यही पूछेगा, आपसे सीधा सा ही पूछेगा कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है, और आपके सामने वहां लिखा होगा कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है, तब तो ठीक है, अनुच्छेद 60। लेकिन राष्ट्रपति की शपथ लेता है किसके अनुसार, तो अब आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अधिकतर जब अनुसूचियां पढ़ते हैं तो हम शपथ का प्रावधान, शपथ के जो प्रारूपों का उल्लेख किया गया है वो अनुसूची 3 में किया गया है। ठीक है, तो वहां हम इस कंफ्यूज जाते हैं। वहां लिखा होगा अनुसूची 2, अनुसूची 3, फिर यहां लिखा होगा अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 72 या 73, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 73। अब ऐसी स्थिति में हम कंफ्यूज हो गए कौन सा आंसर, इसमें आंसर यही राइट होगा, अनुच्छेद शपथ, जो आप अनुच्छेद आपका 60 है, 60 है, यही राइट है दोस्तों। आगे हम बात करें महाभियोग प्रक्रिया अर्थात इम्पीचमेंट, यानी कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो आपको संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।
ऐसे ही आप राष्ट्रपति को पद से नहीं हटा सकते। उसमें भी बहुत सारे प्रावधान हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेंगे, कौन से सदस्य लेंगे, कौन से नहीं लेंगे, क्या जिस प्रकार से जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं क्या वे सभी राष्ट्रपति को पद से हटाने में भाग लेंगे या नहीं लेंगे। तो इसमें एक ही आंसर है, संसद के सभी सदस्य अर्थात जो निर्वाचित हैं वो भी और जो मनोनीत हैं वो भी। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का कोई लेना देना नहीं है राष्ट्रपति को हटाने में, निर्वाचन में उनकी अहम भूमिका है। ठीक है, तो उसके बारे में हम काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में शर्त, यानी कि जब राष्ट्रपति का पद किसी आकस्मिक कंडीशन में, किसी इमरजेंसी में समाप्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है। और साथ ही में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक इस पद पर कार्य कर सकता है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन कराना अनिवार्य है, ऐसा इसमें बताया गया है, जिस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अब देखो, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी याद आया होगा। अब देखो, इसके बाद में आपका एक और अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 72, जो राष्ट्रपति से मुख्य रूप से संबंधित है, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण भी है। अनुच्छेद 72 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 72 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं 72। अब देखो, 72 काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 72 काम करने के लिए हमें किसी भी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? समादान करना पड़ेगा, उसको क्षमा करनी पड़ेगी, उसको क्षमा देनी पड़ेगी। अर्थात अनुच्छेद 72 के अनुसार यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति की समादान की शक्ति का उल्लेख है। राष्ट्रपति, जो आपको पता है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या किसी भी न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो भारत का राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है या उसकी सजा को माफ कर सकता है, उसे सजा सुनाई जाती है तो वो राष्ट्रपति के समक्ष ऐसी अर्जी पेश कर सकता है जिसके माध्यम से भारत के राष्ट्रपति इस सजा के प्रावधान को माफ कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, थोड़ा सा और मैं आपको यहां बता देता हूं। अब इसी के साथ जो है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, चलो मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक है, अभी इसी के बाद देखो आपका, जैसे इसी के बाद हम बात करें उपराष्ट्रपति, ये आपके उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो देखो दोस्तों, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से शुरू है, तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। मैं मिटा ही देता हूं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी दिक्कत करने वाला है, जगह रहेगी नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, तो मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूं यहाँ पर थोड़ा सा। देखो, इधर देखिए, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में क्या है? सभापति। यानी कि जो उपराष्ट्रपति वो सभापति के रूप में काम करेगा राज्यसभा के। कहां लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कार्य। 66 में यदि हम बात करें निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होगा। ठीक है, 67 में जो राष्ट्रपति का है वो कार्यकाल की बात की गई है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 67 में है। 68 में जो है यदि हम बात करें तो यहाँ पर समय की बात की गई है कि कितने समय के अंदर जो है, जो यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कितने समय के अंदर इलेक्शन होना आवश्यक है। 69 में यदि हम बात करें, शपथ का प्रावधान है कि जो उपराष्ट्रपति की शपथ है उसके बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 70 जो है उसमें जो हम बात करें निर्वहन, अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, अन्य यानी कि जो यहाँ पर बच गई आर्टिकल 65 में जो रह गई उसके अतिरिक्त। ठीक है, तो हम बात करेंगे। अब देखो, संसद यहाँ प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा और राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, और जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्य करेगा, ऐसा इसमें लिखा गया। अनुच्छेद 66 यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 67 में अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की कार्यकाल, अर्थात जब वो अपना पद धारण करता है उससे पूरे 5 वर्ष के लिए वो अपने पद पर कायम रहता है। अनुच्छेद 68 की यदि हम बात करें तो इसमें जो है समय बताया गया कि उपराष्ट्रपति का पद खाली होने की स्थिति में या उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कब पूर्ण हो जाना चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर यदि पद खाली होता है तो इलेक्शन
हो जाना चाहिए, और यदि पद खाली नहीं होता है तो नया राष्ट्रपति, जब ये पुराना राष्ट्रपति जाए तो उससे पहले निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी चाहिए। 69 यदि हम बात करें तो शपथ का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 70 निर्वहन। अब देखो इसको भी याद करने की देखो दोस्तों एक ट्रिक है। यदि हम आप बात करें उपराष्ट्रपति को भी यदि आप याद करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो उपराष्ट्रपति को याद रखना है। यहाँ पे आप मैं कह देता हूँ उपराष्ट्रपति के संबंध में ट्रिक जो है आपको थोड़ा सा याद रखनी है। क्या है, देखो कुछ नहीं याद करना, उसका निकास शनि। अब देखो उ से उपराष्ट्रपति, से सभापति, का से कार्यकाल का से कार्य, नी से निर्वाचन और का से कार्यकाल, से जो है समय, इस से शपथ और नी से निर्वाचन निर्वहन। ठीक है, ये नी दो जगह आता है, थोड़ा ध्यान रखना। पहले जो है व्यक्ति का निर्वाचन होगा और फिर क्या होगा, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, तो आपको पता है जैसा ही मैंने आपको बताया आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और अनुच्छेद 70। तो ये आपकी जो है बेहतरीन ट्रिक्स हो गई, जिसके माध्यम से आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी अच्छे से आप इसको याद रख सकते हैं, जिसको आगामी एग्जाम्स में आपके जो आने वाले सवाल हैं वो सभी आपके यहाँ से पूरे क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो एक एक चीज़ हमें कंसेप्ट से क्लियर करके पढ़नी है। इनकी हम सभी की डिटेल में बात अब हम करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने जो अनुभाग 5 से संबंधित उम्मीद करता हूं लगभग सभी अनुच्छेद आपको क्लियर हो गए होंगे मोटे मोटे तौर पे कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगला जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम इस विषय वस्तु के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद में फिर हम 2 मिनट कुछ बातचीत करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी पहली बात तो हमारे चैनल पर नए हैं विशेष तौर से सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो दोस्तों, और उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जो वीडियोस उपलब्ध किए जा रहे हैं उनके नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहे। मैक्सिमम हमारा जो टाइम रहेगा वो मॉर्निंग 6 o'clock रहेगा कि 6 बजे आपके हर डेली आपका जो है वीडियो अपलोड होगा। पहले से शेड्यूल सारा फिक्स कर दिया गया है, डेली 6 बजे आपकी जो है वीडियोस अपलोड होंगे। आगामी आने वाले समय में मैं बहुत कुछ अच्छे जो और भी कंटेंट है वो लेकर आने वाला हूँ, संविधान से संबंधित भी है और अन्य विषयों से संबंधित भी है, तो जिसके बारे में हम और बेहतर तरीके से बात करेंगे, जिससे एक बच्चे का जो पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें ज़रूरी है। देखो दोस्तों, यदि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और जो बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन तो आपको मिलेगा। साथ ही में आपको क्या करना है, हमारा जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसको सबसे पहले लाइक करना है और कमेंट करना है। देखो, जिससे क्या होता है कि हमें जो काम करते हैं हमें मालूम पड़ता है, हमारा प्रोत्साहन जो हमें इसी से प्राप्त होता है। ठीक है, नंबर तीसरी चीज़, वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि देखो बीच बीच में से अगर आप देखोगे आधी चीज़ें समझ में आएगी, आधी नहीं आएंगी। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि आप आधी चीज़ें पढ़ोगे, आधी नहीं पढ़ोगे तो आधी आपको भी समझ में नहीं आएगी और हमारा जो उद्देश्य है पढ़ाने का वो भी विफल हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं वो ये है दोस्तों, देखो अभी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आज ही आप जब भी ये वीडियो देखें तो थोड़ा आप इसमें ध्यान रखें, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जब भी राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम होगा सबसे पहले होगा। इसका कारण है राजस्थान पुलिस में जवानों की सख्त आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी लेकर आने वाला हूं, लेकिन आपको मैं पहले ही बता दूं कि आपको सबसे अधिक तैयारी आपको अभी से कर देना शुरू कर देना चाहिए। प्रॉपर आप अपने नोट्स बनाएं, आप नोट्स पूरा प्रिपेयर करके रखें। ठीक है, आपको कोई समस्या होती है, किसी टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा है संविधान संबंधित, तो आप कमेंट में कह सकते हैं कि सर ये टॉपिक जो है आप पढ़ाइए,
तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे क्रम वाइज हम चल ही रहे हैं, आपका प्रत्येक टॉपिक हम पूरा कवर करवाएंगे। दूसरी चीज, रीट, पुलिस, पटवार, सभी के लिए ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है। आपके तीनों के सिलेबस में लेक्चर्स हैं, जो मैं कॉमन लेक्चर्स अभी पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे ये पुलिस, पटवार और जो आपका है रीट के अंदर सारे कॉमन है। हालांकि सभी एग्जाम्स में ये कॉमन है। देखो, संविधान एक कॉमन विषय वस्तु है, सिर्फ ऐसा होता है कोई एक आध जो पार्ट है, एक आध भाग किसी में नहीं जोड़ा गया, कोई स्पेशल छोटी छोटी चीजें हटा देते हैं, बाकी मुख्य रूप से सारी कॉमन। भाग 5, भाग 6 और जैसे मान लो फंडामेंट भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 और भाग इसके बाद में अगर हम बात करें 8 भी होता है और भाग 9 के, ये तो सभी एग्जाम्स में आपके आता ही आता है, फिक्स है। कोई भी एग्जाम आप ले लो, स्टेट गवर्नमेंट का ले लो, सेंट्रल गवर्नमेंट का ले लो, कहीं का भी ले लो, और आपकी अनुसूचियां, ठीक है, ये तो फिक्स है, कॉमन चीज। आप रीट में ले लो तो रीट में भी आपको प्रेम्बल भी आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद भाग 3 मिलेगा, भाग 4 मिलेगा, भाग 5 मिलेगा, भाग 6 मिलेगा और पंचायती राज और नगरीय सुशासन मिलेगा। तो सब में ये कॉमन है, ये सब में ये कॉमन चीजें आती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कक्षाएं अच्छी लग रही हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें, उसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं बरतें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।